Good morning, students. So today we are here with a new chapter of your An Alien Handbook, supplementary English book for class 7th, and we will start the new chapter. The name of the chapter is Bringing Up Kari. So bringing up Kari means किस तरीके से जो राइटर है उसने करी एक एलिफेंट था उसको रेज किया, उसको बड़ा किया। तो ब्रिंगिंग अप करी का मतलब है किस तरीके से करी बचपन से लेके जब तक वो रहा उसको किस तरीके से रेस किया गया। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि करी अ 5 month old बेबी एलिफेंट लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर। सो ये जो स्टोरी है दिस इज अबाउट करी हु इज़ एन एलिफेंट एंड 9-year-old फ्रेंड, और जो उसका कीपर था, जो राइटर है उसने उस दोनों की ये कहानी है। Curry doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious Twix a day. तो वो क्या करता था? He used to eat delicious Twix a day. Twix मतलब जो टहनियाँ होती हैं, जो बहुत कच्ची टहनियाँ होती हैं ट्रीज़ की, वो उसको खाना बहुत पसंद था और वो 16 kilograms पर डे खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, ही वॉज वेरी प्लेफुल एंड वेरी सेंसिटिव, जो हमें पता चलता है। सेंसिटिव किस लिए था? एक स्टोरी उन्होंने बताई हुई है जहाँ पे वो एक बॉय को ड्राउनिंग से सेव करता है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, so let's start the chapter. Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. तो राइटर्स में ये बोल रहा है कि करी जो एलिफेंट था वो उसके साथ कब से रहने लगा? जब वो 5 months का था, जब वो बहुत छोटा था 5 months का, तब से वो उसके साथ रहने लगा और वो उसका टेक केयर, वो उसका ध्यान करता था। उस टाइम पे राइटर कितने मंथ का था? 9-year-old का। एंड वो इतना बड़ा था उस टाइम पे जो करी था कि जो राइटर था वो उसके बैक में तभी पहुंच पाता था जब वो अपने टिप टो पे खड़ा होता था, जब वो आगे के अपने पंजों पे खड़ा होता था, ऐसे उचकता था, तभी वो उसके बैक तक पहुंच पाता था। दैट मीन्स द एलिफेंट वॉज so big even when he was 5 months old. He seemed to remain that high for nearly 2 years, और 2 साल तक वो इतना ही बड़ा रहा। We grew together. That is probably why I never find out how tall he was. तो राइटर और जो करी हैं वो साथ में ही बड़े हुए, तो हो सकता है राइटर ने नहीं समझ पाया हो कि वो कितना बड़ा कब कब होता रहा, लेकिन उसको ये ज़रूर मालूम है कि जब 5 months का था तो वो इतना बड़ा था कि वो उसके बैक पे जब अपनी आगे की पंजों पे ऐसे उचक के खड़ा होता था तभी वो उसके बैक तक पहुंच पाता था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. तो जो करी था वो एक पेविलियन में रहता था। पेविलियन मतलब एक जो ओपन बिल्डिंग होता है यूज्ड फॉर शेल्टर, एक बड़ी सी खुले एरिया में वो रहता था। अंडर अ thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. और वो किस में रहता था? एक रूफ थी, एक रूफ जो बनी हुई थी ड्राइड ग्रास से। थैच्ड रूफ मतलब जो ड्राइड जो ग्रास, सूखी हुई जो घास होती है उससे उसकी छत बनाई जाती है, ऐसे ही उसको उसकी रूफ में वो रहता था और वो थिक ट्री स्टम्प्स के साथ उसमें रेस्ट किया गया था। स्टम्प्स आपको पता है ट्री का जो हिस्सा होता है, उसके साथ उसको रखा गया था बिकॉज कभी जब करी बम्प भी करे, अगर ज़ोर से धक्का भी दे, क्योंकि बहुत भारी एनिमल था, तो वो जो रूफ है वो ना गिरे। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। जो पहली चीज़ करी ने करी थी, जो तो उसके फर्स्ट थिंग जो थी जो उसने करी वो था कि शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ बॉय। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of Twix a day to chew and play with. जैसे कि पहले भी बताया है, उसको कच्ची टहनियाँ खाना बहुत पसंद था, उसके अलावा वो ज़्यादा कुछ खाता नहीं था। सो द इंसिडेंट बता रहा है ये जो राइटर है, इसमें ये इंसिडेंट बता रहा है जब करी ने एक बॉय को सेव किया था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। तो हर दिन जो राइटर था वो किसको लेके जाता था?
करी को लेके जाता था, एक उसकी मॉर्निंग बाथ के लिए पास में ही एक रिवर थी, वहाँ लेके जाता था. He would lie down on the sandbank when I rubbed him with the clean sand of river for an hour. और 1 घंटे तक जो राइटर था वो क्या करता था, करी के बैक को रब करता था. किससे? वहाँ पे जो सैंड पड़ी होती थी. और करी को वो करना बहुत अच्छा लगता था, कि 1 घंटे तक वो ये करने देता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और इसके बाद वो अपने वाटर जो होता है, क्योंकि आपको पता है एलिफेंट्स जस्ट लव वाटर. व्हेन दे गो फॉर अ बाथ दे स्टे इन द वाटर फॉर मोर देन 1 or 2 hours. आपने देखा भी होगा. तो करी भी वैसा ही था. और जब उसकी रबिंग हो जाती थी पीठ की, उसका जो फ्रेंड था वो कर लेता था, उसके बाद वो घंटों तक पानी के अंदर ही बैठा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोन एंड ही वुड स्क्वील. तो इबोनी की तरह उसकी स्किन शाइन हो जाए. इबोनी एक तरीके का ट्री है जो कि मानसून फॉरेस्ट में होता है, एंड इट्स वेरी शाइनी. तो इबोनी की तरह उसकी स्किन क्या करती थी, शाइन करने लगती थी. एंड ही वुड स्क्वील. स्क्वील मतलब एक टाइप का एक वॉइस, एक साउंड है जो नॉर्मली जो एलिफेंट्स होते हैं वो निकालते हैं, जिसको हम क्राई या ट्रम्पेट भी बोलते हैं. तो इतना खुश होता था कि ही वुड स्क्वील, ही वुड trumpet with pleasure as I rubbed water down his back. और वो इतना खुश होता था कि वो ज़ोर ज़ोर से ट्रम्पेट करने लगता था और उसको बहुत अच्छा लगता था. Then I would take him take him by the ear, because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. तो इसके बाद ये बता रहे हैं कि जैसे कि वो जब उसका बात हो जाता था तो वो क्या करता था, जो राइटर था वो उसको उसकी ईयर से पकड़ करके उसको लीड करता था, उसको रास्ता दिखाता था. बिकॉज ऐसे ही किसी एलिफेंट को लीड किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो वो क्या करता था, उसके कान ऐसे पकड़ता था और उसको फॉरेस्ट के एक एज में, एक फॉरेस्ट के किनारे छोड़ देता था. और वो क्या करता था राइटर, उस टाइम पे राइटर उसको छोड़ के उसी के लिए लशियस ट्विक्स, मतलब बहुत डिलीशियस ट्विक्स, डिलीशियस टहनियाँ जो कि वो खाता था, उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि डिनर में चाहिए होता था उसको, तो वो उसके ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चला जाता था. और जो एलिफेंट था वो अपना फॉरेस्ट में घूमता रहता था तब तक. वन हैज़ टू बी वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विक्स. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. दैट मीन्स कि ये जो ट्विक्स होते थे उनको निकालना इतना आसान नहीं होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लाइक हाफ एन आवर. उसके बाद उसको शार्प करना पड़ता था. जो राइटर था वो एक हैचेट से, जिसका होता है, जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी से, इन टहनियों को काटता था. और उसमें वो हाफ एन आवर से भी ऊपर लगता था. और अगर कोई भी टहनी म्यूटिलेटेड, मतलब किसी भी तरीके से कट जाए, डैमेज हो जाती थी, तो वो एलिफेंट बिल्कुल भी उसको टच भी नहीं करता था. तो बहुत उसको अच्छे से जो राइटर था उसको कुल्हाड़ी से बहुत अच्छे से उसको शार्पन करना होता था और काटना होता था. It was not an easy job to get twigs and saplings for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. तो इतना आसान नहीं था जैसे कि राइटर बता रहा है, और उसको सारे के सारे जो ट्रीज़ होते थे उनको क्लाइंब करना पड़ता था. और जो सबसे कोमल नाजुक, जो बहुत डेलिकेट सी टेंडर से टहनियाँ होती थी, मतलब बहुत ही कोमल सी नाजुक सी टहनियाँ होती थी, उन्हीं को ही उसको काटना पड़ता था. बिकॉज एलिफेंट को, करी को वही पसंद आते थे. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. तो जो बैनियन ट्री होता था उसमें जो ब्रांचेस होती थी वह बहुत ज़्यादा बड़ी लीव्स और ब्रांचेस हुआ करती थी, इसलिए उसको बैनियन ट्री में की ही ट्विक्स को खाना अच्छा लगता था. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in a distance. तो एक समय की, जब मार्च की बात वो बता रहे हैं, जब वो ट्विक्स काट रहा था करी के लिए, उसने करी की आवाज़ सुनी बहुत दूर से. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग था उस टाइम पे, तो जो आवाज़ थी वो एक बेबी एलिफेंट की तरह ही थी, ज़्यादा वो तो नहीं थी, बट बहुत जिस तरीके से बेबी एलिफेंट की आवाज़ होती है वैसी थी. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम. द राइटर को ऐसे लगा कि कोई जो है उसको हर्ट कर रहा है. सो आई केम डाउन विद फ्रॉम माई ट्री
and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो जो राइटर था, जब उसको आवाज़ आई एलिफेंट की, जो कि इट वॉज मोर लाइक अ बेबी एलिफेंट की आवाज़, लेकिन उसको ऐसे लगा कि उसको कोई हर्ट कर रहा है, तो वो राइटर घबरा गया और दौड़ दौड़ करके जहाँ उसने उसको छोड़ा था वहाँ गया, लेकिन ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था. आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. उसने देखा बट वहाँ पे उसको कोई भी नहीं मिला. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर वेयर आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. उसने जैसे ही वाटर की तरफ देखा, उसने वहाँ पे देखा कि कोई एक ब्लैक कलर की चीज़ है जो उस सतह पर है उस रिवर के, और बाहर आने की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है. ठीक है. आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग. उसको लगा राइटर को कि वो जो एलिफेंट है वो डूब रहा है. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pound of him, since he was much bigger than I, much higher than I. और राइटर की बस की ये बात नहीं थी कि वो उस रिवर में जाता और इतने भारी, जो कि 400 पाउंड का था, उसको उठा करके उसको बचा पाता. तो राइटर वॉज वेरी स्केर्ड. राइटर बहुत ज़्यादा घबरा गया था. बट आई सॉ हिज बैक राइज ओवर द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. लेकिन उसने क्या देखा कि उसने देखा कि उसकी जो बैक है वो ऊपर को आ रही है, और जैसे ही करी ने राइटर को देखा, उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालनी, रोना शुरू कर, इसको ट्रम्पेट करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा किनारे में आने के लिए. देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. He pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a body lying flat on the bottom of the river. जैसे ही वो थोड़ा राइटर के पास आया उस करी, तो करी ने क्या किया, राइटर को पानी की तरफ फेंका. जैसे ही राइटर पानी की तरफ गिरा, वहाँ पे उसने देखा कि उसने कोई चीज़ देखी. उसने कोई चीज़ वहाँ पे फ्लैट, मतलब पूरी ऐसी पड़ी हुई है और वो हिल नहीं रही है, उस देखा उस पानी में करते हुए. He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sandbanks and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. But not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. अब लेकिन जो राइटर था, अब उसको जब उसने देखा कि कोई एक चीज़ जो है कोई ड्राउन कर रहा है, मतलब एक बॉडी है, किसी ह्यूमन बॉडी जो वहाँ पे ड्राउन कर रही है, जो करी ने उसको दिखाया, लेकिन जो राइडर था वो इतना अच्छा स्विमर नहीं था. वो वहाँ जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जो रिवर की करंट थी, जो रिवर का फ्लो था वो ज़्यादा था, और वो उसको खींच रहा था नीचे को, बहा रहा था अपने साथ. तो वैसे तो वो कोशिश बहुत कर रहा था, बट ही वॉज नॉट एबल टू go inside the water and save that body. Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again. जैसे करी ने देखा कि जो राइटर है वो कोशिश तो कर रहा है उसको बॉडी को हेल्प करने में, लेकिन जो करंट है वो उनको ड्रिफ्ट कर रही है, उनको एक तरफ ले जा रही है. तो करी ने क्या किया, करी हुआ यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, जो कि यूजुअली बहुत ज़्यादा स्लो था, क्लम्सी था, मतलब ज़्यादा तेज़ तर्रार नहीं था, बहुत स्लो था, आलसी था. सडनली डार्टेड डाउन, मतलब एक डायरेक्शन की तरफ अचानक से आने लगा. ठीक है. डार्टेड मतलब मूव सडनली एंड क्विकली इन अ डायरेक्शन. तो एक डायरेक्शन की तरफ ऐसे उनकी तरफ आने लगा. एंड डाउन लाइक अ हॉक. हॉक मतलब एक जो बर्ड होती है, आपने देखा होगा, बाज जिसको बोलते हैं. तो आपने देखा है किस तरीके से वो आती है अपने खाने के लिए. एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर. और तो दोबारा करी जो था वो हाफ वे टू द वाटर आया, और उसने देखा, राइटर ने देखा कि वो अपनी ट्रंक निकाल रहा है राइटर को बचाने के लिए. आई रेस्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप. लेकिन क्या हुआ कि जो ट्रंक था वो राइटर ने उसको पकड़ने की कोशिश तो करी, जो उसकी सूंड थी उसको पकड़ने की कोशिश तो करी, लेकिन स्लिप हो गई उसके हाथ से. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. और राइटर ने देखा, फील किया कि वो फिर से वो पानी के अंदर जा रहा है. This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy in my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck.
This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Kari squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. तो जब करी हेल्प कर रहा था राइटर की अपनी ट्रंक उसको देने में, पर ट्रंक वो पकड़ नहीं पा रहा था राइटर, जो राइटर था उसने देखा कि जो वाटर इतना डीप नहीं है, इतना गहरा नहीं है, तो उस राइटर ने क्या किया, वो थोड़ा बॉटम की तरफ गया और अपने पैरों से अपने आप को ऊपर को किक करने की कोशिश करने लगा ताकि वो उस बॉडी के साथ जो डूब रही थी उसके साथ ऊपर को आ जाए। लेकिन क्या हुआ, आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय, लेकिन वो उस ड्राउनिंग बॉय को भी हाथ में पकड़ रहा था, तो उसको थोड़ा सा ऊपर आने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे ही वो ऊपर आया उसने देखा कि उसके गले में कोई चीज़ आई एकदम से। लेसो मतलब एक जो रोप होती है उसके जैसे उसने देखा कि उसके जैसे उसके गले में कोई चीज़ आई और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने सोचा कि कोई वाटर एनिमल है जो उसको स्वेलो करने वाला है, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी देर में करी की स्क्वीलिंग, करी की क्राइंग जो थी वो सुनी और उसको समझ में आ गया कि ये कोई रस्सी नहीं है, ये उसकी सूंड है जो उसको बचाने के लिए उसके नेक को पकड़ी हुई है। और करी ने उन दोनों को, जो ड्राउनिंग बॉय था और जो राइटर था, उसको उनको बचाया और उनको किनारे ले आया। सो दैट in that incident this shows that Kari was a very sensitive and a very caring animal, और किस तरीके से उसने जो राइटर था उसकी हेल्प करी और एक जो आदमी था डूब रहा था उसको बचाया। सो ही वॉज अ वेरी केयरिंग एंड अ सेंसिटिव एनिमल। सो अभी तक हमें ये समझ में आया कि करी जो है वो एक बेबी एलिफेंट था और वो जो राइटर था उसके साथ ही वो बड़ा हुआ और दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। करी को क्या क्या खाना पसंद था इसमें भी बताया गया है और वो किस तरीके का था, प्लेफुल एंड सेंसिटिव भी था। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो वी विल डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सो प्लीज़ रीड द चैप्टर वंस अगेन एंड जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं नोटेड डाउन एंड उसको आपकी मीनिंग जो है उसको लिखिएगा, अपनी रफ कॉपी में ही लिखिएगा एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल डू इट टुमारो। सो सी यू टुमारो एंड टेक केयर।